साथियों, हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ आप तक पहुंचाई जा रही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। बावजूद इसके अगर कोई वीडियो किसी भी रूप में आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार पढ़िएगा, तो निस्संदेह रूप से आपका सारा का सारा जो अधिगम है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से संपन्न हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, लेकिन इससे पहले कक्षा 10वीं, जी हाँ, कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं यहाँ, कक्षा 10वीं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निबंध लेखन, हमारा जो टॉपिक है वो है निबंध लेखन। यहाँ देखिएगा, कक्षा 10वीं का निबंध लेखन भाग 2। इससे पहले निबंध कैसे लिखे इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। आपके सर का नाम है, ये आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले निबंधों की ओर। बढ़ती महंगाई दुग्ध जीवन, इस पर आपसे निबंध लिखवाया जा सकता है। बढ़ती महंगाई दुग्ध जीवन, संकेत बिंदु आपको लिखना ही होगा, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। प्रस्तावना इसका क्या रहेगा, और अंतिम बिंदु उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है दोस्तों निष्कर्ष। अंतिम बिंदु के रूप में उपसंहार आता है, जिसमें होता है निष्कर्ष। महंगाई का तांडव, महंगाई के कारण, महंगाई का प्रभाव, महंगाई रोकने के कौन कौन से उपाय है, इन पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और आपको पता है उत्तर सीमा का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तत्सम शब्दावली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बढ़ती महंगाई दुखद जीवन के ऊपर निबंध में आपसे लिखवा रहा हूँ। इसके जो संकेत बिंदु है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना आएगी, फिर महंगाई का क्या तांडव है, क्यों परेशान हो रहे हैं, महंगाई के क्या कारण है, महंगाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई रोकने के सरकारी उपाय कौन से हैं, और उपसंहार का मतलब निष्कर्ष। दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जैसे आप उपसंहार लिखे, जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष लिखे, तो निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव बातें ही लिखनी है, सकारात्मक बातें ही लिखनी है। हमें पता महंगाई समाज के लिए बहुत खराब है, लेकिन अंत में जब निष्कर्ष में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे सरकार द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस महंगाई पर सरकार आम आदमी को निजात दिलवा पाएगी। इस रूप में आपको लिखना होगा। प्रस्तावना ये किसी भी निबंध का प्रारंभिक पार्ट होता है। मुक्त बाजार, भूमंडलीकरण का दुष्प्रचार, विनिवेश का बुखार, छलांगे लगाता शेयर बाजार, विदेशी निवेश के लिए पलक पावड़े बिछाती हमारी सरकार, उधार बांटने को बैंकों के मुक्त द्वार, इतने पर भी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार, ये विकास की कैसी विचित्र अवधारणा है। हमारे कर मंत्री, वित्त मंत्री नए नए करों की जुगाड़ में तो जुटे रहते हैं, किंतु महंगाई पर अंकुश लगाने में उनके सारे हाई टेक हथियार कूद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ये प्रस्तावना है कि प्रस्तावना में महंगाई के बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम लोग विदेशों से ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, हमारा देश का खुद का प्रोडक्ट अगर यही उत्पन्न होगा तो महंगाई से निजात मिल जाएगी। हमारे वित्त मंत्री मोदी नए नए प्रकार के टैक्स की व्यवस्था कर आम जनता को सहूलियत देने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि महंगाई कम नहीं हो रही है तो इस पर हमें विचार करने की सख्त आवश्यकता है। महंगाई का तांडव, जीवन यापन की वस्तुओं के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ जाना महंगाई कहलाती है। जैसे हम बात करें डीजल और पेट्रोल की मांग आसमान छू रहे हैं, सब्जियों की मांग आसमान छू रहे हैं, तो कुल मिला के आम जनता की जितनी भी आवश्यकताओं की जो विषय वस्तु है, चीज़ें, अगर ये बढ़ जाती है, सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे महंगाई कहा जाता है। हमारे देश में महंगाई एक निरंतर चलने वाली समस्या बन चुकी है। इसकी सबसे अधिक मार सीमित आय वाले परिवार पर पड़ती है। मतलब जिनकी आय, जैसे मान लीजिएगा कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है, उसकी तो आय एक निश्चित है, उसकी आय तो केवल तनख्वाह पर ही उसका परिवार का लालन पालन होता है, वो अपने परिवार की आजीविका को मात्र अपनी तनख्वाह की वजह से चलाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किनको होता है? जिनकी सीमित आय वाले परिवार पर पड़ती है। आज आम आदमी बाजार में कदम रखते हुए घबराता है। दैनिक यानी रोजाना
उपभोग की वस्तुओं के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आज वही वस्तुएं सबसे अधिक महंगी हो रही है जिनके बिना गरीब आदमी का काम नहीं चल सकता। ये हकीकत है, वही वस्तुएं महंगी होती जा रही है जिनके बिना आम आदमी का कामकाज नहीं चल सकता। महंगाई के कौन कौन से कारण हैं? महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। उत्पादन कम और मांग अधिक। किसी भी चीज़ का यदि उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा होगी तो हम लोग मुंह मांगी कीमत उसकी लेंगे। जैसे अभी कोरोना काल निकला ही है, उसमें मास्क की जो कीमत थी 50-50, 100-100 रुपये तक पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि मास्क कम बने हुए थे और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। जमाखोरी की प्रवृत्ति, उत्पादन कम और मांग अधिक। जमाखोरी की प्रवृत्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए प्याज है, खूब पैदा हो गए किसानों के पास, उसको एक जगह स्टॉक करके रख लिया। स्टॉक करेंगे तो फिर आम मार्केट में आम जनता तक वो सप्लाई नहीं हो पाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार की दूरदर्शी नीतियां तथा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और भ्रष्ट व्यवसायिकों की साठगांठ। जनता में वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति। आम जनता चाहती है कि वो जितने भी है उनको एक जगह कलेक्शन कर ले, संग्रह कर ले। अंध परंपरा और दिखावे के कारण अपव्यय, बिल्कुल सही है, इसके कारण भी महंगाई बढ़ती है। आपको पता है दोस्तों, शादी है, विवाह है या कहीं ऐसी परंपरा है, अंधविश्वास है, जैसे हम बात कर सकते हैं नुक्ता प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी प्रथाएं, और इन प्रथाओं की वजह से महंगाई लगातार रात दिन बिना किसी अविराम के बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में निरंतर हो रही वृद्धि, पॉपुलेशन डे बाय डे, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साधन और संसाधन सीमित मात्रा में। अब आप मुझे ये बताइएगा, ज़मीन तो सीमित मात्रा में, पानी भी सीमित मात्रा में, लेकिन अगर पॉपुलेशन डे बाय डे होगी तो नेचुरल तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि महंगाई बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि में निरंतर हो रही वृद्धि, बिल्कुल सही है। सरकारी वितरण व्यवस्था की असफलता, और मान लीजिएगा कई बार आम गरीब व्यक्ति तक भी जो सरकार भेजती है वो पहुंच नहीं पाता। इसी वजह से उसे मजबूरन इधर उधर से कुछ वस्तुएं खरीदनी पड़ती है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। आगाऊ सौदे और सट्टेबाजी की वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। फिजूल खर्ची और दर्शन प्रियता भी महंगाई का एक कारण है। ऐसे लोग शादी विवाह में अनाप शनाप खर्च करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, और रहने को राजाओं जैसे महल बनाते हैं। आज राजतंत्र तो नहीं, किंतु ये लोग लोकतंत्र में भी राजाओं की तरह जीते हैं। उनको कबीर का ये कथन याद नहीं रहा है कि कहा चिनावे मेडियाँ लोम्बी बीती उसारी, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौने चवारी। मतलब कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रहने के लिए तो आपको पता है एक घर चाहिए, और घर भी कितना, 3.5 हाथ का घर चाहिए, और गणाते पौने चवार, अगर ज़्यादा ही बड़ा बनाना है तो 4.25 हाथ का घर बना लो, बस, और कोई मतलब नहीं है। कहा चिनावे मेडियाँ, क्यों आप मेडियाँ का मतलब बड़े बड़े महल क्यों चुनाते हो। लांबी भीति उसारे, और अपन इस रूप में चुना लेते हैं कि लांबी भीति उसारी, यानी बड़ी बड़ी दीवारें खड़े कर लेते हैं, बड़े बड़े मेडिया यानी महल बना लेते हैं। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3.5 हाथ नहीं तो 4.25 हाथ का घर भी आदमी के लिए पर्याप्त है। 3.5 और 4.25 का मतलब यहाँ ये है कि आदमी की जो इच्छाएं उसको सीमित रखना चाहिए, ज़्यादा विस्तृत और व्यापक नहीं बनाना चाहिए। महंगाई का प्रभाव क्या है? महंगाई को रोकने के लिए आवश्यक है कि बैंक अति उदारता से ऋण देने पर नियंत्रण करें। महंगाई को रोकने का एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता बैंक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋण देगा तो लोग बाग वस्तुओं को खरीदेंगे तो फिर आपको पता क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। इससे बाजार में मुद्रा यानी पैसा प्रवाह बढ़ता है। जीवन स्तर और प्रदर्शन के नाम पर धन का अपव्यय रोका जाना चाहिए। जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं के वायदा कारोबार पर रोक लगानी चाहिए। जो जमाखोरी है ना, इस पर भी रोक लगनी ही चाहिए। आयात और निर्यात व्यापार में संतुलन रखा जाना चाहिए। अन्यतम उपाय है कि जनता महंगाई के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करे। ये अंतिम, जी हाँ, अंतिम जो आपकी है ना वो क्या होगी, अंतिम उपाय वो ये होगी कि जो जनता है ना वो क्या करे, महंगाई के विरुद्ध सीधी खड़ी हो जाए, भ्रष्ट अधिकारियों तथा बेईमान व्यापारियों का घिराव करे
और सामाजिक बहिष्कार तथा तिरस्कार किया जाए तो कुछ हद तक हम लोग महंगाई पर विराम लगा सकते हैं। हाँ, उपसंहार क्या कह रहा है? महंगाई विश्वव्यापी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी देश में महंगाई के लिए उत्तरदायित्व है। उदारीकरण के नाम पर विदेशी पूंजी निवेशकों को शुल्कों यानी कर में छूट, जी हाँ, कर में क्या मिलनी चाहिए? छूट, तथा करों से मुक्त प्रदान करना भी महंगाई को बढ़ाता है। ये विचार योग्य बात है कि महंगाई खाने पीने की चीज़ों पर ही क्यों बढ़ती है, मोटर कारों, एसी तथा विलासिता की अन्य वस्तुओं पर ये क्यों नहीं बढ़ती है? ये भी एक विचार करने की बात है। तो दोस्तों, ये थी आपकी महंगाई, एक दुग्ध कारण इसका माना जा सकता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर उत्तर सीमा 200 शब्द होंगे तो 20 पंक्तियों में आपको पूरे की पूरे निबंध को समेटना होगा। व्यापक और विस्तृत निबंध लिखने से न केवल आपके अंक कटते हैं, बल्कि परीक्षक पर आपकी छवि का गलत प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए प्लीज़ उत्तर सीमा का आप अवश्य ध्यान दें, जैसा कि मैं आपको पीछे वीडियो में बता भी चुका हूँ। दूसरा है यहाँ जनतंत्र और मीडिया अथवा लोकतंत्र की प्रहरी पत्रकारिता। जो पत्रकारिता है वो जनता का चतुर्थ स्तंभ है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बाद हमारा जो क्या है मीडिया है वो चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। संकेत बिंदु में हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, लास्ट में मीडिया के दायित्व के अलावा हम पढ़ेंगे उपसंहार क्या है, मीडिया का क्या स्वरूप है, समाचार पत्रों का विकास कहाँ से हुआ, प्रचलित पत्र पत्रिकाएं और चैनल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, मीडिया जनतंत्र का प्रहरी कैसे होता है और मीडिया के क्या क्या दायित्व है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रस्तावना क्या है? जनतंत्र में मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। जनतंत्र या लोकतंत्र आप कह सकते हैं, इसमें मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। मीडिया को लोकतंत्र का, जी हाँ, मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी तथा चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अगर लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की बात करें तो वो क्या होगा? मीडिया। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा हुई चूक को सामने लाकर वह लोकतंत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका देता है, महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान देता है। मीडिया के कारण ही आज अनेक घोटाले उजागर होते रहते हैं। मीडिया के कारण ही बहुत सारे घोटाले उजागर होते रहते हैं तथा जनता के अधिकारों की रक्षा भी होती रहती है। जनता के जो अधिकार है उनकी भी रक्षा होती रहती है। मीडिया का स्वरूप क्या है? मीडिया पत्रकारिता को ही कहते हैं, बिल्कुल सही है। यद्यपि पत्रकारिता शब्द समाचार पत्रों से संबंधित है। जो समाचार पत्र उसको पत्रकारिता कहा जाता है, किंतु आज उसका व्यापक रूप मीडिया ही है। उसको हम लोग क्या करने लगे? मीडिया भी कह लेते हैं, पत्रकारिता भी कह लेते हैं। मीडिया के दो रूप है, एक मुद्रित और दूसरा प्रिंट मीडिया है। एक तो मुद्रित मीडिया जानते हो, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, और दूसरा है प्रिंट मीडिया। मुद्रित जो छापा खाने वाला होता है ना वो, और प्रिंट भी इससे आ जाता है, दोनों एक ही है। एक तो मुद्रित कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम है प्रिंट मीडिया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टेलीविज़न वगैरह होते हैं ना उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। मुद्रित मीडिया के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक जो 7 दिन में एक बार निकलती है, 15 दिन में एक बार निकलती है, महीने में एक बार निकलती है, 3 महीने में एक बार निकलती है, पत्र पत्रिकाएं आदि आते हैं। इनमें समाचारों के अतिरिक्त विभिन्न घटनाओं और सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि विषयों के बारे में प्रकाशित किया जाता है। टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव तथा प्रसार बढ़ने के कारण मुद्रित पत्रकारिता पिछड़ गई है। मुद्रित का मतलब हमारी पत्र पत्रिकाएं, हमारे अखबार वगैरह पिछड़ गए हैं। आजकल लोग क्या देखते हैं? सुबह उठते हैं मोबाइल में समाचार पढ़ते हैं, टेलीविज़न में समाचार देख लेते हैं। तो आजकल अखबार वगैरह, पत्र पत्रिकाएं, चाहे पाक्षिक हो चाहे साप्ताहिक हो, इनका वजूद धीरे धीरे सही कम होता जा रहा है। किंतु उनकी आवश्यकताएं कम नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी आवश्यकता ही नहीं है। आपकी किताब का स्थान किताब ही ले पाएगी, आपकी किताब का स्थान सोशल मीडिया नहीं ले सकता। अरे भाई मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन जो किताब में फीलिंग आती है वो यहाँ आपको नहीं आएगी। हाँ देखिएगा, समाचार पत्रों का विकास कहाँ से हुआ? समाचार पत्र शब्द आज पूरी तरह लाक्षणिक हो गया है।
लाक्षणिक का मतलब लक्षणों से युक्त हो गए हैं। अब समाचार पत्र केवल समाचारों से पूर्ण पत्र नहीं रह गया, बल्कि ये साहित्य, बल्कि ये क्या बना है बताइए, साहित्य। साहित्य शब्द ऐसे लिखेंगे, राजनीति, धर्म, जी हाँ, धर्म, विज्ञान आदि विविध विधाओं को भी अपनी कलेवर सीमाओं में संभाले चल रहा है। किंतु वर्तमान स्वरूप में आते आते समाचार पत्र ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत में अंग्रेजी शासन के साथ समाचार पत्र का आगमन हुआ था। भारत में जितने भी समाचार पत्र है, इनका आगमन, जितने तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शुरुआती जो समाचार पत्र है उनका आगमन अंग्रेजी शासन के साथ साथ हुआ था। इसके विकास और प्रसार में ईसाई मिशनरियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय का एक बहुत बड़ा योगदान है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक पत्रकार कौन थे, तो हिंदी के प्रारंभिक पत्रकारों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और कौन थे, ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। प्रचलित पत्र पत्रिकाएं तथा चैनल। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात समाचार पत्रों का तीव्रता से विकास हुआ और आज अनेक अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें हिंदी भाषा में प्रकाशित नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जनसत्ता, पंजाब केसरी, नवजीवन, नवयुग, राजस्थान पत्रिका, इसके बाद में अमर उजाला, भारत आज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि प्रमुख है। कहने का मतलब ये वर्तमान में प्रचलित समाचार पत्र है। तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नॉर्दर्न इंडिया, स्टेट्समैन आदि है। इनके अतिरिक्त अनेक साप्ताहिक, पाक्षिक, 7 दिन में प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक, 15 दिन में प्रकाशित होने वाली पाक्षिक और महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली मासिक पत्र पत्रिकाएं भी लगातार प्रकाशित हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रित मीडिया के साथ, मुद्रित मीडिया को प्रिंट मीडिया भी कहा जा सकता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मुद्रित मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल का भी देश में बड़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ। और दोस्तों लगभग रोजाना के रोजाना इनकी एक बाढ़ सी आ रही है। टीवी पर चैनलों की बाढ़ आई हुई है, जो 24 घंटे दर्शकों को समाचारों के साथ साथ अनेक रोचक सामग्रियां परोसते रहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी भी आजकल दृश्य मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा सहयोग कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों ही मीडिया आते हैं। मीडिया जनतंत्र का प्रहरी। मीडिया एक सूचना प्रदायक और मनोरंजन का उपकरण मात्र नहीं है, जनतंत्र की सुरक्षा और विकास में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। आजकल मीडिया जनमत के निर्माण, जनतंत्र को सही दिशा देना, जनतंत्रीय संस्थाओं के गौरव की रक्षा करना, निर्वाचन प्रणाली की विवेचना करना, चुनाव के समय जनता को न्यूनतम सूचनाओं से अवगत करवाना महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहा है। कौन कर रहा है ये? मीडिया, जिसको हम बोल सकते हैं लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ। मीडिया के क्या क्या दायित्व है? एक सशक्त माध्यम होने के कारण मीडिया के कुछ दायित्व भी बनते हैं। उसे आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन की प्रणाली विकसित करनी चाहिए, मतलब बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए, अपने नियंत्रण, अपने अनुशासन से लिखना चाहिए। पाठकों और दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरों, कठिन भाव भंगिमाओं और विवादों से बचते हुए जनतंत्र को प्रौढ़ और स्थायी बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करनी चाहिए। कुल मिला के बात है, लोकतंत्र या जनतंत्र को मजबूत करने का काम यदि कोई करता है तो दोस्तों वह सिर्फ और सिर्फ है मीडिया, और मीडिया में भी कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। आशा है भारतीय मीडिया का जनतंत्र का सच्चा प्रहरी बनकर जनगणना का एक सच्चा मित्र बनेगा। बिल्कुल, जनता की गणना का एक सच्चा मित्र सिर्फ बन सकता तो मीडिया। ये था दोस्तों आपका लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ। इस पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? आपको पता है अपन लोग विद्यालयों में देखते हैं कि अनुशासन देश को महान बनाता है।
मैं ये मानता हूँ अगर हम खुद व्यक्तिगत स्तर पर अनुशासित हो जाए तो देश तो अपने आप ही अनुशासन में रहेगा, अनुशासन अपने आप ही बन जाएगा। संकेत बिंदु में अनुशासन की प्रस्तावना, अंतिम बिंदु उपसंहार। अनुशासन का क्या अर्थ होता है, अनुशासन से क्या लाभ होते हैं, अनुशासनहीनता से क्या नुकसान है, अनुशासन में रहना कैसे सीखा जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। अनुशासन का अर्थ, यदि किसी मनुष्य, जी हाँ, यदि किसी मनुष्य के जीवन में कोई नियमबद्धता न हो, चाहे जब सोना, चाहे जब जगना, किसी भी समय खाना, मन करे तब पढ़ना, जी हाँ, काम पर नियत समय पर न जाना, ऐसी दिनचर्या हो तो उसका जीवन कभी सुखी और सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए, इसी को अनुशासन कहते हैं। जीवन नियमों में बांधकर जीना ही जीवन यापन का सर्वोत्तम ढंग है। बिना भय या स्वार्थ के नियमों का पालन अनुशासन कहा जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि तो आप डंडे की वजह से क्लास में बैठे, बिना भय, कोई डर नहीं हो, बिना भय या स्वार्थ के नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। शासन के नियमों का पालन हमें करना ही होता है। शासन के नियम कानून कहे जाते हैं। जब हम किसी कार्यालय, समुदाय आदि के स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें दंडित होना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी टाइम से उठना, टाइम से पढ़ना, टाइम से विद्यालय जाना, टाइम से खेलना, खाना पीना, ये विद्यार्थी जीवन में बेहद आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में यदि आप अनुशासित रहते हैं तो आप एक सभ्य राष्ट्र के एक सभ्य नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि अनुशासन न केवल खुद को बल्कि पूरे राष्ट्र को मान बनाता है। अनुशासन से लाभ क्या है, अनुशासनहीनता से नुकसान क्या है? वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है, किंतु जहाँ राष्ट्र की भावी पीढ़ियाँ ढलती है उस विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरे 12वीं क्लास तक के अनुशासन होता है, उसकी बात तो आप वैसे भी डाइवर्ट हो ही जाते हैं। किंतु आज विद्यालय में अनुशासन की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। अनुशासन में रहना आज के विद्यार्थियों को शायद अपनी शान के खिलाफ लगता है। अध्ययन के बजाय अन्य बातों में छात्रों की रुचि अधिक देखने को आती है। अध्ययन के अलावा अन्य बातों में छात्र ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, यानी वो अनुशासन में नहीं रहते हैं। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के पीछे मात्र छात्रों की उद्दंडता ही कारण नहीं है। मतलब विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के पीछे मात्र छात्रों की उद्दंडता ही कारण नहीं है कि छात्र उद्दंडी होते हैं। सामाजिक परिस्थितियां और बदलती जीवन शैली भी इसके लिए जिम्मेदार है। टीवी ने छात्र को समय से पूर्व ही युवा बनाना प्रारंभ कर दिया है। किसने? टीवी ने। उसे फैशन और आडंबर, जी हाँ, उसे फैशन और आडंबरों में उलझाकर उसका मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बेरोजगारी, उचित मार्गदर्शन न मिलना तथा अभिभावकों का जिम्मेदारी से आंख चुराना ही अनुशासनहीनता के महत्वपूर्ण कारण है। बच्चे क्यों अनुशासनहीनता करते हैं? अध्यापक गण ध्यान नहीं देते हैं, हमारे जो अभिभावक गण हैं वो भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात, बच्चे इधर उधर टहलते तो उनको कोई टोकता भी नहीं है, ये भी अनुशासनहीनता के मुख्य कारण है। अनुशासन में रहना कैसे सीखा जा सकता है? हमारे देश में विद्यार्थी जीवन को एक तपस्या जैसा माना गया है। आदर्श अनुशासित जीवन को कैसा होना चाहिए, ये धन देने के योग्य हैं। और कहा भी गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव च स्व अल्पहारी मृग ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। काक जैसी चेष्टा, कौवे जैसा ध्यान। आपको पता है अपन खाना खा रहे हैं, आके पता नहीं कब ले जाएगा, रोटी को पता ही नहीं चलेगा। तो एक तो सतर्कता होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले का ध्यान। आपको पता है जब वो पानी में रहता है ना तो एक टांग को उठा के डायरेक्ट वहीं डालता है जहाँ उसको खाने का जीव मिलता है। स्वान निंद्रा, कुत्ते को आप सोचे कि मैं इसके पत्थर मार दूंगा, कभी नहीं हो सकता। आप कितना भी धीरे धीरे जाइए वो अचानक उठ ही जाता है। विद्यार्थी की निद्रा भी ऐसी होनी चाहिए। ततेव छे, और स्व अल्पहारी, जानते हो इसका मतलब? बहुत कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं 6 रोटियां खा के मस्त रह रहे हैं, नींद आ जाएगी, नहीं। ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी का मतलब होता ब्रह्मचारी।
विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण माने जाते हैं। सतर्कता, एकाग्रता, आलस्यहीनता, संयमित भोजन, घरेलू झंझटों से दूर रहना, यही इस कथन का सार है। ये सारे लक्षण अनुशासित जीवन बिताने का संदेश दे रहे हैं। आज की बदली हुई परिस्थितियों में भी ये लक्षण प्रासंगिक लगते हैं। आज की बदली हुई परिस्थितियों में ये सारे के सारे लक्षण अपने आप में प्रासंगिक है। अनुशासन में रहने वाला छात्र सभी का प्रिय होता है, लेकिन अनुशासन के इस व्रत को कैसे धारण किया जाए, कैसे सीखा जाए, इसके लिए अनुशासन प्रिय लोगों के जीवन को सामने रखकर निरंतर और धैर्यपूर्वक उसका अभ्यास कराना आवश्यक है। आरंभ में मन उछटेगा, छूट के लिए बहाने घड़ेगा, किंतु धर्म पूर्वक अभ्यास से अनुशासन हमारी जीवन शैली बन जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे से ही अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाएगा। ये था आपका अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में क्या योगदान है। उपसंहार, इसका क्या निष्कर्ष है। अनुशासित जीवन सफलता की कुंजी है। समाज अनुशासन प्रिय लोगों का सम्मान करता है। अनुशासन हित जीवन तो पशु, जी हाँ, अनुशासन रहित जीवन तो पशु जीवन जैसा प्रतीत होता है। इस सब के होते हुए भी अनुशासन के अनुकूल वातावरण होना भी आवश्यक है। आज तो अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करना विद्यार्थी समाज का भूषण बन गया है। इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। इसके पीछे केवल छात्र ही दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। जी हाँ, इसके पीछे केवल छात्र ही दोषी नहीं ठहराए जा सकते, सामाजिक वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। समाज के हर क्षेत्र के अग्रणी महानुभावों को अपने आचरण की समीक्षा करते हुए देश के छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन प्रिय होता है, वो व्यक्ति हमेशा एक अच्छे नागरिक, अच्छे देश के नागरिक होने का गौरव प्राप्त करता है। तो कुल मिला के बात यह कि अनुशासन से ही व्यक्ति को सब कुछ नसीब होता है, यानी उसकी मेहनत भी तभी कारगर सिद्ध होती है जब वो अनुशासन में रहे। अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना होता है, समय की पाबंदियां हो, ये सब चीजें अनुशासन में आती है। मेरा प्रिय कवि, मैंने बताया तुलसीदास जी को। मेरा प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है अपने प्रिय कवि पर आप निबंध लिखिएगा। संकेत बिंदु में मेरा प्रिय कवि, कवि का परिचय, प्रिय लगने के क्या कारण है और उपसंहार यानी उसका निष्कर्ष क्या है। मेरा प्रिय कवि, हर व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं, बिल्कुल सही है। किसी की रुचि क्रिकेट खेलने की होती है, किसी की रुचि साहित्य पढ़ने की होती है, किसी की रुचि बातचीत करने की होती है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है। किसी को कोई वस्तु या व्यक्ति प्रिय लगता है तो दूसरे को कोई अन्य अच्छा लगता है। हिंदी में अनेक महान कवि हुए हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, अतः जिसे जो विशेषता भाती है उसी के आधार पर वह किसी विशेष कवि से प्रभावित हो ही जाता है। अलग अलग लोग, अरे भाई टीचर स्कूल में मान लीजिए 100 टीचर है, 10 टीचर है, कुछ टीचर तो बच्चों के दिलों पर राज करते हैं, वो उनको प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपका रोल मॉडल होता है, आप लोगों के लिए वो आदर्श होते हैं। हिंदी कवियों में मुझे सबसे अधिक गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभावित किया। उनका व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण तुलसी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कौन? तुलसीदास जी। कवि का परिचय। तुलसीदास जी का जन्म स्थल और जीवन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनका जन्म राजापुर में हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि सोरो में हुआ। प्रश्न उठता है कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ कहाँ था, तो विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है। देखो मैंने बता दिया। हाँ, तुलसी बचपन से ही माता पिता के स्नेह से वंचित हो गए, क्योंकि पिताजी है ना, उनको अमूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण छोड़ गए और माता जन्म देते निधन हो गया उनका। हुलसी नामक एक मुनिया नामक दासी थी, इन्होंने 5 वर्ष तक इनका लालन पालन किया। संत नरहरिदास से इन्हें अपना शिष्य बनाया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। पत्नी के ताना देने पर पत्नी के पास पहुंच गए थे एक बार अर्धरात्रि को, तो पत्नी ने ताना दिया था। क्या दिया था? कि लाज न लागत आपको दूरे आयु साथ, दिख दिख ऐसी प्रेम को कहा कहो में नाथ, अस्ति चरम देह मम तामे ऐसी प्रीति। अगर इतनी प्रीति भगवान श्री राम में होती तो तब बाधा पार भई भी थी।
पत्नी ने कहा कि लाज न लागत आपको, आपको लज्जा भी नहीं। दौरे आयो साथ दौड़ कर यहाँ आ गए, दिख दिख ऐसे प्रेम को, बार बार दिखा रहे ऐसे प्रेम को। कहा कहूँ मैं नाथ, हे मेरे प्रियतम, मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ। पत्नी के ताना देने पर उनका मन संसार से उछट गया और उन्होंने सारा जीवन भगवान राम की भक्ति में लगा दिया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस 1574 में लिखी गई। कब लिखी गई थी? 1574 में। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, भरवे रामायण आदि है। इनमें रामचरितमानस ही एक महान ग्रंथ है। और जब मैंने दूसरा पाठ पढ़ाया था रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ाया था, तो तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को टिक से पढ़ाया था, जिनमें 5 बड़ी रचनाएं थी। कै, वी, दो, गी, रा बताया था मैंने। 5 बड़ी रचना बताई थी, कै, वी, दो, गी, रा। इसका मतलब है कै से कवितावली, वी से विनय पत्रिका, दो से दोहावली, गी से गीतावली और रा से रामचरितमानस। 7 छोटी रचनाएं थी, जिनमें रा, पा, जा, वे, रा, भ, कृष्ण गीतावली। ये 7 पिछले पाठ को आपको देखना चाहिए। जी हाँ, इसके बाद में जिसने तुलसी को अमर बना दिया, आज भी ये ग्रंथ करोड़ों भारतीयों का पवित्र ग्रंथ है। प्रिय लगने के क्या क्या कारण है? तुलसीदास जी ने घोर संकट के समय हिंदू जाति को आशा और विश्वास का दृढ़ आधार प्रदान किया। भगवान राम के लोक रक्षक चरित्र का गान करके उन्होंने समाज को बिखेरने से बचाया। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। पिता कैसा हो, एक आदर्श पिता कैसे हो, माता कैसी हो, राजा प्रजा, जी हाँ, राजा कैसी हो, प्रजा कैसा हो, भाई मित्र, सभी के लिए आदर्श रूप सामने रखे हैं। कुछ उदाहरण देखने के योग्य हैं। यानी रामचरितमानस में सब कुछ बताने का प्रयास किया गया कि घर परिवार में माता, भाई बहन, पति पत्नी का क्या स्थान होता है। आदर्श राजा क्या होता है? जासु राज प्रिय राजा दुखारी, सो नृप अवसी नकर नरक अधिकारी। राजा कैसा होना चाहिए कि जिनके राज में जासु राज प्रिय राजा दुखारी, जिनके राज में अच्छे अच्छे राजा दुखी हो जाते हैं, सो नृप, उस राजा को अवश्य नरक अधिकारी, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। अरे जनता ने राजा बना रखा है, जनता का प्रिय नहीं है, वो नरक का अधिकारी होता है। मित्र कैसा होता है? जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र दुख में दुखी नहीं होता। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र दुख में दुखी नहीं होता। तीन है विलोमत, विलोमत पातक बारी, उसको 1 मिनट में ही छोड़ देना चाहिए। काव्य कला की दृष्टि से भी उनकी रचनाएं अत्यंत उच्च कोटि की है। यही कारण है कि मुझे तुलसीदास जी अच्छे लगते हैं। उपसंहार में तुलसी का कहना है कि कीर्ति बनीति भूति बल सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। यानी सुर सरी का मतलब होता है गंगा नदी के समान मुझे सभी सुखों को देने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कविता। कविता से देखो, अर्थात वही कीर्ति, कविता, वैभव श्रेष्ठ है। वही कीर्ति यानी यश, वही कविता, वही धन संपदा अच्छी है जिसमें गंगा के समान हित यानी लोगों का भला हो। इसी आदर्श को सामने रखकर तुलसीदास जी चले हैं। यही कारण है कि वह केवल मेरे ही नहीं अपितु विश्व में कोटि कोटि लोगों के प्रिय बने हुए हैं। कुल मिला के अच्छे से अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करो। उच्च क्वालिटी के शब्द यदि आप निबंध लिखने में प्रयुक्त करेंगे तो निस्संदेह रूप से परीक्षक के ऊपर आप हमारा या खुद का अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। अच्छी तरह से तथ्य प्रस्तुत करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, भाषा में क्रमबद्धता हो, तो तब जाकर आप अच्छे निबंधकार बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये आपको जितने भी मैंने निबंध बताए हैं, हो सकता है इनमें से प्रश्न आ जाए, नए भी आए तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी टाइप से निबंध लिखते हैं। पहले संकेत बिंदु आएंगे, उत्तर सीमा का ध्यान रखें, प्रथम पद प्रस्तावना आता है, अंतिम उपसंहार आता है, बीच में जैसे जैसे मैंने बताया सब चीज़ें आप याद करेंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा निबंध, खाली छोड़ के नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड जैसे मैंने पॉइंट बनाए ना, आप पॉइंट बनाकर अच्छी वर्तनी के साथ उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऐसा करने में समर्थ होंगे तो निस्संदेह रूप से आपका निबंध लेखन
का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा होगा और आप अच्छी तरह से निबंध लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।